हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है लर्न इको मैजिक विद आरिफ शिबली में। हम यहां पर आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 7 लेकर के आ चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एनटीए यूजीसी जेआरएफ पेपर 1 की तैयारी करते हैं यहाँ पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर जो यूजीसी नेट का पेपर 1 है उसको पूरा कवर करेंगे। अभी हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है रिसर्च एप्टीट्यूड की। इससे पहले हम 7 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के। और जो नए लर्नर्स हैं या जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए एस्पायरेंट्स हैं, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनके लिए मैं बताता चलूँ कि जो लर्न इको मैजिक के नाम से हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो और भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड बुक्स वहाँ पर अपलोड कर दी हैं हर पेपर पे, वो चाहे माइक्रो हो, मैक्रो हो, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हो या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से लेकर के इकोनोमेट्रिक्स और पब्लिक फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमी, हर पेपर पे लगभग 5 से 6 किताबें अपलोड कर दी हैं। और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं तो आप उनको वहाँ पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर पेपर 1 के डेली क्विजेज और एमसीक्यूज अपलोड करते हैं। और पेपर 1 से रिलेटेड ये जितने भी पीडीएफ नोट्स होते हैं, या इसके अलावा पीजीटी, पीएचडी एंट्रेंस या नेट जेआरएफ से रिलेटेड जो हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट का है उससे रिलेटेड भी नोट्स और पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है लर्न इको मैजिक के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम डेली नोटिफिकेशंस जारी करते हैं और मोटिवेशनल कोट्स डेली बेस पे, फन फैक्ट्स, शॉर्ट नोट्स अपलोड करते हैं। तो आप इंस्टा के अकाउंट को भी आप फॉलो कर लीजिए। तो गाइस शुरू करते हैं। हम उससे पहले देख लेते हैं कि जो हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है और इसमें एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ में कौन कौन सी चीज़ें हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे कि रिसर्च मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, और कैसे हम आईसीटी का एप्लीकेशन करते हैं रिसर्च में, रिसर्च एथिक्स वगैरह क्या होती है। तो इन डिटेल हम इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। और ऊपर का जो पहला टॉपिक है रिसर्च मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म की अप्रोच को हम कवर कर चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लेक्चर वाइज पिछले 6 लेक्चर्स में किस तरह से रिसर्च की मीनिंग और डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच किस तरह से हमने लेक्चर वाइज कवर की है। तो इन डिटेल आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टेप्स ऑफ रिसर्च और या प्रोसेस ऑफ रिसर्च से रिलेटेड है, कि किसी रिसर्च के प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं, कितने प्रोसेस रहते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च या प्रोसेस ऑफ रिसर्च क्या होता है और इसमें कितने कितने स्टेप्स रहते हैं। तो लर्नर्स आपको बता दूं कि जनरली या आइडियली रिसर्च प्रोसेस में 8 प्रोसेसेस रहते हैं या स्टेप 8 रहते हैं। जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम होता है, और जो दूसरा स्टेप है हमारा वो प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन है। तीसरा स्टेप है डेवलपिंग डाटा कलेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम चौथे स्टेप की बात करें गाइस तो सिलेक्टिंग सैंपल। और अगर हम पांचवें स्टेप की बात करें तो इसमें हम अपना रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं। और अगर हम छठे स्टेप की बात करें या छठे प्रोसेस की बात करें रिसर्च के, तो इसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं। और देन जो हमारा सातवां स्टेप रहता है या नेक्स्ट स्टेप रहता है वो प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। और देन सबसे लास्ट में हम अपनी राइटिंग जो हमारी रिसर्च की रिपोर्ट होती है उसको हम लिख देते हैं। हम फाइनल रिजल्ट या जो भी फाइनल आउटकम हमारा होता है उसको हम लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारे पूरे 8 स्टेप्स रहते हैं प्रोसेस में। इसके अलावा एक क्रिस्पल साहब थे, उन्होंने स्टेप्स या प्रोसेसेस जो हैं वो सिर्फ 3 स्टेप्स ही बताए हैं, कि रिसर्च में जनरली 3 ही स्टेप्स रहते हैं। पहला स्टेप ये रहता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लेते हैं। देन उस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के बाद उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा कलेक्ट करके उसका जब वहीं पे एनालिसिस करते हैं और डेटा प्रेजेंट कर देते हैं। डेटा जो प्रेजेंट करते हैं वो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि जो भी क्वेश्चन हमने शुरू में बनाया था पहले स्टेप में, उस क्वेश्चन को हम आंसर करें। तो केसवेल साहब के ये 3 स्टेप्स हैं रिसर्च के। पहला स्टेप फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, और दूसरा स्टेप है कि कलेक्शन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस, एंड थर्ड और लास्ट स्टेप था उनका कि प्रेजेंटेशन ऑफ दैट डेटा इन ऑर्डर टू आंसर दैट क्वेश्चन। जो भी हमने क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया था या जो भी हमने प्रॉब्लम बनाई थी। लेकिन जो आइडियल और एक तरह से
बेसिक स्टेप्स रहते हैं रिसर्च के, वो ये 8 स्टेप्स हैं जिनको हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, हम रिसर्च डिज़ाइन कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे हम डेटा कलेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप करते हैं, किस तरह से हम सैम्पल्स सेलेक्ट करते हैं, अपना रिसर्च प्रपोजल हम कैसे लिखते हैं, डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं और उस डेटा का किस तरह से एनालिसिस करते हैं, और देन हम लास्ट में रिसर्च जो हमारी रिपोर्ट रहती है उसको हम कैसे लिखते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आज का जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है या फर्स्ट स्टेप है रिसर्च का, वो है फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम की बात करें कि जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम रहती है वो किस तरह से उसका हम फार्मूलेशन करते हैं, तो ये एक्चुअली ये सबसे इनिशियल फेज़ होता है रिसर्च का। और इस प्रोसेस के दौरान हम ऑब्जर्वेशंस पे काम करते हैं, बिलीफ पे काम करते हैं, और जो भी जनरल इंफॉर्मेशन या जनरल नॉलेज हमारे पास रहती है हम उसका यूज़ करते हैं एक नए आइडिया या डिफरेंट थिंकिंग को डेवलप करने के लिए किसी फिनोमेना से रिलेटेड। तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, इसमें भी कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि किस तरह से हम रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करें, कैसे बनाएं। तो जो हमारी सबसे पहली स्टेप या सबसे पहला प्रोसेस रहता है या सबसे पहला स्टेप रहता है रिसर्च प्रॉब्लम के फार्मूलेशन में, तो इसमें हम सबसे पहले एक ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हम लेते हैं कि उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सपोज़ एक टीचर होता है, वो कई सारे एरियाज़ में इंटरेस्टेड हो सकता है, जैसे टीचिंग मेथडोलॉजी में वो इंटरेस्टेड हो सकता है, या बढ़ते हुए वॉयलेंस, जो स्टूडेंट्स के बीच बढ़ते हुए वॉयलेंस में वो इंटरेस्टेड हो सकता है, या साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हो सकता है, या जो कॉमन कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट्स के बीच में जो मौजूद रहती हैं उनको स्टडी करने में इंटरेस्टेड हो सकता है। तो हम सबसे पहले एक ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन कर लेते हैं कि हम साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, या फिर हम किसी और जो जनरल चीज़ें चल रही हैं स्टूडेंट्स के बीच उसमें इंटरेस्टेड हैं, या एक फॉर से एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया कि स्टूडेंट्स के बीच बढ़ते हुए डोमेस्टिक वायलेंस में इंटरेस्टेड है। तो हम सबसे पहले एक ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन उसके बाद उस ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट में छोटे छोटे सब एरियाज़ में उसको हम डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि एक पूरी एरिया को स्टडी करना फीजिबल नहीं रहता है या आसान नहीं रहता है। तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसको उस एरिया को डिवाइड कर लेंगे या एक तरह से सब एरियाज़ में डिफाइन कर लेंगे। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल जो हमारी बुक में भी दिया हुआ है, तो उस बुक का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि जो हम डोमेस्टिक वायलेंस है या जो वायलेंस है स्टूडेंट्स के बीच वो कैसे बढ़ रहा है, इसके ऊपर हम, ये एक ब्रॉड एरिया हो गया, इसके ऊपर हम स्टडी करना चाहें तो हम इसको कई सारी सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि उन स्टूडेंट से रिलेटेड फैमिलीज़ की प्रोफाइल क्या है जिससे वो आते हैं, या उसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, या जो रोल ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एजुकेशन है क्या है, और सोसाइटी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है उनके ऊपर। तो अलग अलग जो छोटे छोटे सब एरियाज़ हैं उस हमारे ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्टेड के, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और डिवाइड कर लेंगे। देन उसके बाद हम फोकस करेंगे उस सिलेक्टेड एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे जो हमने सब एरियाज़ में से एक सिलेक्ट किया है, और फोकस करने के बाद हम फिर उसके बाद कोशिश करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे, गैप्स निकालने की कोशिश करेंगे कि उस रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या गैप्स रहे हैं, कि उनमें कौन कौन सी चीज़ों पे काम हुआ है, कौन कौन सी चीज़ों पे काम नहीं हुआ है, कि उसमें जो क्वेश्चंस हम रेज कर रहे हैं उनका आंसर किया जा चुका है पहले या नहीं किया जा चुका है। तो फिर हम उसमें गैप को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, किन किन एरियाज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है और उन क्वेश्चंस को कैसे हम आंसर करेंगे। फिर उसके बाद हम जब हम एक आइडेंटिफाई कर लेंगे गैप, तो उसके बाद हम अपने ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को का फार्मूलेशन कर लेंगे कि हम उन क्वेश्चंस को क्यों आंसर करना चाह रहे हैं, एंड देन उसके बाद हम एक्सेस कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे ऑब्जेक्टिव्स का। तो इस तरह से हमारी एक रिसर्च प्रॉब्लम होती है इन स्टेप्स में आइडेंटिफाई हो जाती है। अगर हम बात करें कि क्या क्या हमको कंसीडर करना चाहिए या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम बनाते टाइम, तो जो सबसे पहली चीज़ होती है वो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। यानी कि जब भी हम कोई रिसर्च प्रॉब्लम बनाएं तो उससे रिलेटेड डेटा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने एक डेटा तो बना लिया, जैसे स्टूडेंट्स के बीच वॉयलेंस बढ़ रही है लेकिन उससे रिलेटेड हमारे पास कोई डेटा नहीं है, या हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं या एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ स्टूडेंट्स के बीच वॉयलेंस पाई ही नहीं जाती है।
तो हम उस क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे। तो इस वजह से जब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम बनाएंगे तो सबसे पहले हम इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि उससे रिलेटेड डेटा अवेलेबल हो, और जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है वो मैनेजेबल मैग्नीट्यूड में हो, ऐसी हो कि हम उसको मैनेज कर सकें, वो एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में उसको कंप्लीट किया जा सके, या एक तरह से वो रीडेबल हो या उस पर रिसर्च की जा सकती हो, और उसके अलावा रिलेवेंस हो। जैसे कि मैंने अभी बताया ही कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच वायलेंस पाया ही नहीं जाता है, स्टूडेंट्स में वायलेंस नाम की चीज़ ही नहीं है, और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि स्टूडेंट्स के बीच वायलेंस पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तो ये हमारी रिलेवेंट नहीं रहेगी। अगर हमारी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो वो इन रियल होनी चाहिए और रिलेट करनी चाहिए उससे, तो रिलेवेंस होना चाहिए हमारी रिसर्च प्रॉब्लम का। और सबसे बड़ी बात, इंटरेस्ट भी हमारा होना चाहिए। हम कोई ऐसा टॉपिक ना चूज़ कर लें, ना सिलेक्ट कर लें जिसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे हम टीचिंग मेथडोलॉजी के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन टीचिंग मेथडोलॉजी में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, हमारा इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है। हम पावर्टी के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं, हम नेशनल इनकम के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं, हम इन्फ्लेशन के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं, और हमने सिलेक्ट कर लिया है टॉपिक क्या, टीचिंग मेथडोलॉजी का। तो ऐसा ना हो कि जब आप कोई रिसर्च प्रॉब्लम बनाए तो उसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। आपका इंटरेस्ट होना उसमें मस्ट है, आप इंटरेस्टेड हो तभी आप अच्छी रिसर्च कर पाएंगे, और एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज भी आपके पास हो ताकि आप उस रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड कर सकें। ऐसा ना हो कि आपको रिसर्च के बारे में कुछ पता ही नहीं, आप जानते ही नहीं रिसर्च क्या होती है, या आपके पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है। तो जो लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज होता है रिसर्च करने के लिए, उसकी भी काफ़ी ज़रूरत रहती है, और जो भी स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उस रिसर्च प्रॉब्लम को आंसर करने के लिए, वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते टाइम, और इसके अलावा हमें इथिकल इश्यूज़ को भी इथिकल इश्यूज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो हमने रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है वो इथिकल इश्यूज़ के ख़िलाफ़ हो या वो इथिकली सही ना हो। एंड देन इसके अलावा आप लास्ट कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट मेजरमेंट, जो भी हमने प्रॉब्लम किया है उसका हम मेजरमेंट कर सकें, उसको आंसर कर सकें, उसको डिफाइन कर सकें। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम जब रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करें तो इनका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो गाइस, अगर हम बात करें अलग की पार्ट्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कौन कौन से हैं, यानी कि कितने पार्ट्स होते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के फॉर्मुलेशन में, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। और तो अगर हम पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू कर लेना चाहिए कि उस टॉपिक पे जो भी हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है तो उससे रिलेटेड हमें नॉलेज इकट्ठा कर लेनी चाहिए कि जो भी हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उससे पहले उस पर क्या काम हुआ है, कितने लोगों ने रिसर्च की है, कितने लोगों ने उन जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कितने लोगों ने आंसर किया है। तो इससे हमारी एक बेहतर क्लैरिटी बन जाती है, और हम जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम रहती है उस पर हम फोकस कर पाते हैं, और हमारी रिसर्च भी थोड़ी सी ऑथेंटिक हो जाती है। अब हम बिल्कुल ही ऐसा कोई टॉपिक ना सिलेक्ट कर लें जिस पे 2000 लोगों ने काम कर लिया और उसमें रिसर्च गैप बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी वजह से कहते हैं कि एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। लिटरेचर रिव्यू हमें ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, तो हमारी रिसर्च मेथडोलॉजी को भी इम्प्रूव करने में काम आता है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि हम फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो भी हम रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके क्लियर कट बिल्कुल क्रिस्टल ऑब्जेक्टिव्स हों। ऐसा ना हो कि वो एम्बिग्यूटी हो उसमें किसी तरह की। हम रिसर्च प्रॉब्लम तो सिलेक्ट कर लिए लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम उन प्रॉब्लम्स को क्यों आंसर करना चाह रहे हैं। जैसे एक बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, डोमेस्टिक वायलेंस का कि या वायलेंस का स्टूडेंट्स के बीच, कि स्टूडेंट के बीच वायलेंस क्यों होती है, मैं इसके ऊपर अगर रिसर्च करना चाहूँ और मुझे इसके ऑब्जेक्टिव से क्लियर ना हो कि मैं आखिर क्यों रिसर्च करना चाह रहा हूँ इसके ऊपर, इसकी क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, तो ये हमारे लिए या हमारी रिसर्च के लिए थोड़ा सा सही नहीं होगा। तो अगर हम एक ऑथेंटिक और अच्छी रिसर्च करना चाहते हैं तो फॉर्मुलेशन कर लेना चाहिए हमें ऑब्जेक्टिव्स का, या जो जो भी हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं बढ़िया बढ़िया हमें अच्छे तरीके से डिफाइन कर देना चाहिए। इसके अलावा आइडेंटिफाइंग रिसर्च वेरिएबल्स एंड मेजरिंग स्केल्स, जो भी हम स्टडी करना चाह रहे हैं, जो भी हम प्रॉब्लम को स्टडी करना चाह रहे हैं, जो भी हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है, उस रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स हैं
तो उनको हमें आइडेंटिफाई करना होगा और उन वेरिएबल्स का मेजरमेंट कैसे करेंगे। अभी हम देखते हैं आगे इस लेक्चर में कि रिसर्च वेरिएबल क्या होते हैं और मेजरिंग स्केल क्या होती है। तो इससे ये आपको और क्लियर हो जाएगा कि रिसर्च वेरिएबल्स क्या हैं, मेजरिंग स्केल्स क्या होती हैं। तो इसमें हमें जो भी रिसर्च वेरिएबल्स हैं या जो भी मेजरिंग स्केल्स हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। एंड देन उसके बाद लास्ट में जो भी हमारी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट होती है हम उस हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन हो जाता है। सबसे पहले हम इसमें लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव उसके सिलेक्ट करते हैं और फिर उससे रिलेटेड आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च वेरिएबल्स को और मेजरिंग स्केल्स को, एंड देन फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस को। तो इस तरह से जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम का फर्स्ट स्टेप है रिसर्च प्रोसेस में वो कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिसर्च वेरिएबल्स की, तो इसमें कई सारे वेरिएबल्स के नाम आपने सुन रखे होंगे, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया, इंटरवेनिंग वेरिएबल हो गया। तो इन सारे वेरिएबल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो इनको हम कई बार मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी कहते हैं या एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी कहते हैं या ट्रीटमेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं। इसके और भी कई सारे नाम हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जितने भी नामों से बुलाया जाता है आगे आने वाली स्लाइड में हम बता देंगे कि इसके और कितने कितने नाम हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं एक दो बेसिकली वेरिएबल्स रहते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल का बेसिक मतलब यही होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम चेंज कर सकते हैं या जिसमें हम कुछ चेंज ला सकते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी हमारा वेरिएबल होता है हम उसको चेंज नहीं करते हैं, हम वो फिक्स रहता है और उस वेरिएबल में हम जो जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ज़रिए में जो भी हम चेंज करते हैं तो उस चेंज का हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या फ़र्क पड़ता है उसको हम मेज़र करने की कोशिश करते हैं, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से इसको कहा जाता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा ये मैनिपुलेटेड वेरिएबल कहलाता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये फिक्स वेरिएबल कहलाता है या कॉन्स्टेंट वेरिएबल कहलाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं क्यों इसको मैनिपुलेटेड वेरिएबल कहते हैं या क्यों इसको एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल कहते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्यों फिक्स या कांस्टेंट वेरिएबल कहते हैं। तो गाइस अगर हम एक टीचर और स्टूडेंट का एग्जांपल लें, टीचर को हम मान लें कि ये हमारा टीचर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो स्टूडेंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक तो इस बात से भी हम समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट होता है वो टीचर पे डिपेंड करता है और टीचर स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो गाइस जैसे एक टीचर है उसने एक स्टूडेंट को पढ़ाया और स्टूडेंट को समझ में नहीं आया या जो भी डिज़ायर्ड लेवल ऑफ आउटकम था वो टीचर को नहीं मिला, तो वो टीचर क्या करेगा, जो भी उसने रिसर्च किया, उसने रीजंस फाइंड आउट किए तो उसको मे भी पता चला कि उसकी टीचिंग स्टाइल अच्छी नहीं है और स्टूडेंट्स जब वो पढ़ाता है तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी। तो अब जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो टीचर, ये अपने टीचिंग स्टाइल को चेंज कर देगा, यानी ये मैनिपुलेट कर देगा। जो जो पहले टीचिंग स्टाइल थी उसकी या जो पहले टीचिंग का मेथड था वो चेंज कर देगा, वो अब एक्सपेरिमेंट करेगा, वो उसका ट्रीटमेंट करेगा। इसी वजह से बोलते हैं कि इसको ट्रीटमेंट वेरिएबल कहते हैं। जो हमारा टीचर रहता है, जो जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो ट्रीटमेंट वेरिएबल होता है। तो वो अपनी टीचिंग स्टाइल को मैनिपुलेट करेगा, चेंज करेगा, कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा। देन जो भी उसने एक्सपेरिमेंट किया है या जो भी चेंज किया है अपने टीचिंग स्टाइल में वो देखेगा कि वो स्टूडेंट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ा, क्या आउटकम निकला। इसी वजह से कहते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा वो आउटकम वेरिएबल भी कहलाता है या रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहलाता है। तो इसके भी अलग अलग कई सारे नाम हैं, इसको हम अभी देख लेंगे कि कौन कौन से नाम से इसको जाना जाता है। तो जो भी चेंज होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, जो भी चेंज होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में उसके इफेक्ट को हम मेजर करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, यानी कि स्टूडेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, क्या स्टूडेंट ने कुछ सीखा नहीं सीखा। जो टीचिंग स्टाइल जब चेंज किया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी टीचर ने जब अपनी मेथोडोलॉजी चेंज की तो स्टूडेंट के ऊपर कुछ उसका फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, उसका जो लर्निंग लेवल था इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, या जो भी डिज़ायर्ड लेवल ऑफ आउटकम था वो निकला कि नहीं निकला, वो टीचर को मिला कि नहीं मिला। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो गाइज अगर हम बात करें कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलग अलग नाम कौन कौन से होते हैं,
तो जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम पहले देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं, इसको प्रीडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं, इसको रिग्रेसर वेरिएबल के भी नाम से जानते हैं, इसको हम स्टिमुलस वेरिएबल के भी नाम से जानते हैं, इसको हम कोवेरिएट वेरिएबल भी कहते हैं, इसको कंट्रोल वेरिएबल भी कहते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सारे नाम हैं क्योंकि इसका पूरा कंट्रोल रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है इसको हम एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं, प्रीडिक्टेंड वेरिएबल भी कहते हैं, रिग्रेसेंड वेरिएबल भी कहते हैं, या रिस्पांस वेरिएबल भी कहते हैं, या आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं, या कंट्रोल्ड वेरिएबल भी कहते हैं। तो ये जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है इसके ऊपर इसमें हम चीज़ों को नापने की कोशिश करते हैं कि उसका क्या आउटकम निकला है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी एक्सप्लेन करना चाह रहा है, जब भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंज करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल में उस चेंज को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या रिस्पांस दे रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल, उससे क्या आउटकम निकल रहा है, और वो कंट्रोल्ड रहता है। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज नहीं करते हैं, हम सिर्फ चेंज करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। तो इसी वजह से इसको कहते हैं ये स्टिमुलस वेरिएबल है या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के कुछ नाम हैं और ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स के कुछ नाम हैं। आप इसकी एक लिस्ट बना लें और इसको याद कर लें, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो गाइस अगर हम बात करें दूसरे वेरिएबल की इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। एक तरह से ये मीडिएटर होता है और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच की जो रिलेशनशिप होती है उसको इस्टेब्लिश करने के काम आता है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लीजिए हमारा एजुकेशन है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा जो है वो मान लीजिए जैसे एक्सपेंडिंग है, शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको स्पेंडिंग कह सकते हैं, एक्सपेंडिचर या एजुकेशन। तो हम स्पेंडिंग इसका नाम दे देते हैं और ये जो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा वो एजुकेशन है। तो ये एक तरह से ये स्पेंडिंग हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एजुकेशन हो गया। तो हम देखेंगे कि अगर इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या होता है इसमें, जैसे मान लीजिए इनकम लेवल है, तो अब ज़रूरी तो है नहीं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल में जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से ही बन रही हो कोई। तो जो हमारी लेवल ऑफ इनकम होती है या जो लेवल ऑफ इनकम रहता है हमारा, वो एक तरह से मीडिएटर का काम करता है। जितनी कम या ज़्यादा इनकम रहेगी उसी हिसाब से डिपेंडेंट वेरिएबल स्पेंडिंग करेगा, या उसी हिसाब से हो सकता है उसकी एजुकेशन हो। तो मान लीजिए लोग एजुकेशन के एतबार से अपना स्पेंडिंग करते हो कम या ज़्यादा, तो एक वेरिएबल बीच में होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। ये एक मीडिएटर का काम करता है कि जैसी इनकम होगी उसी हिसाब से हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। यानी कि जो हमारा स्पेंडिंग डिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें क्या चेंज आ रहा है, क्या आउटकम निकल रहा है एजुकेशन की वजह से। जैसे एजुकेशन को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मान लीजिए 12th पास है, कोई ग्रेजुएशन पास है, किसी ने पीजी किया हुआ है, किसी ने पीएचडी कर रखी है, या किसी ने डिप्लोमा कर रखा है सिर्फ, या कोई सिर्फ 8वीं क्लास पास है, या कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। तो एजुकेशन लेवल का या एजुकेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है स्पेंडिंग के ऊपर, ये डिपेंड या ये डिफाइन होता है या इस्टेब्लिश होता है इनकम के ज़रिए। ये एक इंटरवेनिंग वेरिएबल है, ये एक मीडिएटर का काम करता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो इसी वजह से हम इनको इंटरवेनिंग वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच एक लिंक देते हैं, एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस हम समझ सकते हैं कि इंटरवेनिंग वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच किस तरह से रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस अगर हम बात करें एक और वेरिएबल की, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इसको हम कई बार कंफाउंडिंग वेरिएबल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ वेरिएबल्स रहते हैं जब हम कोई रिलेशनशिप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का। तो जो दो क्वांटिटी डिमांडेड मान लीजिए डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो प्राइस और डिमांड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, या इसकी प्राइस और डिमांड की क्या रिलेशनशिप है, इसको हम समझने की जब कोशिश करते हैं तो इस पर और भी कई सारे वेरिएबल्स बीच में आ जाते हैं। प्राइस और डिमांड के क्वांटिटी डिमांडेड के अलावा, प्राइस के अलावा भी क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं।
जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं कि जो क्वांटिटी की जो डिमांड की जा रही है वो प्राइस के चेंज होने की वजह से की जा रही है या और उसके लिए दूसरे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, जैसे इनकम हो गई, टेस्ट हो गया, प्रेफरेंसेस हो गया, टाइम हो गया, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी वजह से कहते हैं कि जो हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स रहते हैं वो कन्फ्यूज़न को क्रिएट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सेम एग्जांपल ले लिया है एजुकेशन लेवल का और स्पेंडिंग का। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी स्पेंडिंग है वो एजुकेशन के ज़रिए ही डिफ़ाइन होती हो, या जो हमारी रिलेशनशिप रहने वाली है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल स्पेंडिंग है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एजुकेशन है। तो स्पेंडिंग सिर्फ एजुकेशन की वजह से ही क्या स्पेंडिंग के ऊपर फर्क पड़ता है, ऐसा तो होता नहीं। इसको कई सारे और वेरिएबल्स कई बार अफेक्टेड कर देते हैं, जैसे ये इंटरेस्ट और रीजन, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हैबिट होती है लोगों को स्पेंड करने की, या लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। या इसके अलावा अगर हम दूसरा एग्जांपल लें कि प्रेफरेंसेस भी कई बार डिपेंड करती हैं कि लोगों की लोग क्या प्रीफर करते हैं, किस चीज़ को लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं। या कई बार मौसम का भी इसमें कई बार दखल होता है कि मान लीजिए जाड़े हैं तो हम दूसरी स्पेंडिंग कर रहे हैं, या गर्मी है तो हम कम स्पेंडिंग कर रहे हैं। जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो मान लीजिए कोई खाने पीने की चीज़ हो सकती है, पहनने ओढ़ने की चीज़ हो सकती है, तो स्पेंडिंग होती है वो लोगों की प्रेफरेंसेस, वेदर, इंटरेस्ट, विजन, इससे भी डिफाइन हो सकती है, या लोगों की इनकम क्या होती है उससे भी डिफाइन हो सकती है, या टाइम पीरियड क्या है, एक्सेट्रा कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जब ये कई सारे जो वेरिएबल्स होते हैं अलग से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जो इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को अफेक्टेड करते हैं या इनको इनको इनके ऊपर अपना असर डालते हैं, तो हम इनको बोलते हैं कि ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहलाते हैं। या इनको हम कई बार कंफाउंडिंग वेरिएबल भी बोलते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारा स्पेंडिंग, उसमें जो चेंज आ रहा है, जो हमारी स्पेंडिंग कम या ज़्यादा हो रही है, वो एजुकेशन की वजह से हो रही है, या लोगों के इंटरेस्ट की वजह से हो रही है, या रीजन की वजह से हो रही है, या प्रेफरेंस की वजह से हो रही है, या इनकम की वजह से हो रही है, या टाइम की वजह से हो रही है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये कंफाउंडिंग वेरिएबल्स या कन्फ्यूजिंग वेरिएबल्स होते हैं। तो गाइस अगर हम कुछ और वेरिएबल्स की बात करें जो छोटे छोटे हैं, देख लेते हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट वेरिएबल में सिर्फ एक वैल्यू होती है, जैसे फूल हो गया, पेड़ हो गया, तो जिसमें केवल एक ही वैल्यू रहती है। अगर हम डिकोटोमस वेरिएबल की बात करें तो इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं इसमें, और इसमें दो ही कैटेगरीज रहती हैं, जैसे मेल हो गए, फीमेल हो गए। जेंडर की बात करें तो जेंडर को हम दो ही हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, मेल फीमेल। या अगर हम इस दूसरे एंगल से देखें कि एक गरीब लोग हैं और एक पुअर हैं, तो रिच और पुअर के बीच भी हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, या सिटी या विलेज के बीच ही डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से जिसमें सिर्फ हम दो कैटेगरीज, किसी वेरिएबल को दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं, या उनकी सिर्फ दो कैटेगरीज बन सकती हो, तो हम उनको डिकोटोमस वेरिएबल बोलते हैं। या एक दूसरा होता है पॉलीटोमस वेरिएबल, जिसमें हम मोर देन टू कैटेगरीज में वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया हुआ है कि एक मान लीजिए बिलो एवरेज ले लिया, एक एवरेज ले लिया, एक अबव एवरेज ले लिया, या इसके अलावा हम एक्सेलेंस कह सकते हैं या पुअर कह सकते हैं। तो हमको एक से ज़्यादा कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा तरीके से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। बस डिकोटोमस वेरिएबल्स को हम सिर्फ दो ही कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे जेंडर को हम मेल या फीमेल कह सकते हैं, या रिच या पुअर ही होता है सिर्फ। तो इस तरह से हमारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कंप्लीट होते हैं। अगर हम जो वेरिएबल्स को मेजरमेंट करने के लिए जिन स्केल्स का इस्तेमाल होता है उनकी हम बात करें कि वो क्या क्या स्केल्स रहती हैं, तो जनरली आमतौर से ये चार स्केल्स होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए हमारे: नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है, और ज़्यादातर मैचिंग वाले क्वेश्चंस में आती है। तो जैसे कि नॉमिनल स्केल की जब हम बात करते हैं तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम इसमें नेम्स की बात करते हैं, या हम इसमें कैटेगराइज कर देते हैं नाम देने के लिए। और इसमें हम कोई ऑर्डर की स्कीम या जो कोई स्कीम ऑर्डरिंग स्कीम नहीं हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई रेस लग रही है और उस रेस में एक रेसर जो है या एक जो रनर है उसको हमने कोई नंबर दे दिया, से 87, और दूसरे रेसर को दे दिया 157, तीसरे रेसर को दे दिया 5, चौथे रेसर को दे दिया 10। तो अब हम इसका हम ऑर्डर नहीं बना सकते हैं, सबका जो नाम दे दिया वो दे दिया। या सोशल सिक्योरिटी नंबर कई बार होता है, या हमारा जो मोबाइल नंबर रहता है, या और भी इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनको हम ऑर्डर में नहीं लिख सकते हैं, या जिनकी हम ऑर्डरिंग नहीं कर सकते हैं, उनकी सिर्फ नेमिंग होती है।
जैसे जेंडर की भी हम बात कर लें, मेल और फीमेल, अब हम क्या मेल का ऑर्डर करेंगे या फीमेल का ऑर्डर करेंगे, या लोगों के स्पेसिफिक नाम ही हो गए, सुरेश, कलीम, रहीम, ये सब अलग अलग नाम हैं, तो अब हम इनको एक ऑर्डर में नहीं लिख सकते हैं। तो इसी इसी वजह से हम इसको सिर्फ नॉमिनल स्केल बोलते हैं कि हम किसी वेरिएबल का कोई नाम रख दें, और ये डिस्क्रीट होते हैं। ये जो टाइप ऑफ डाटा इसमें जो यूज़ होता है वो डिस्क्रीट टाइप ऑफ डाटा यूज़ होता है। अगर हम दूसरे टाइप ऑफ स्केल की बात करें कि ऑर्डिनल रैंकिंग क्या होती है या ऑर्डिनल जो स्केल होती है वो क्या होती है, तो ऑर्डिनल का मतलब भी होता है कि हम इसमें रैंकिंग करते हैं, प्रेफरेंसेस अपनी डिफाइन करते हैं कि हमारी कौन कौन सी प्रेफरेंसेस होगी, तो हम चीज़ों को इसमें एक ऑर्डर में सेट कर देते हैं, और जो भी हमारा डेटा रहता है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है उनकी वैल्यूज़ के बीच में, बट उन वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस रहता है, कितना डिफरेंस रहता है, हम ये नहीं बता पाते हैं कि उनके बीच में क्या डिफरेंस है या उसमें कितना फ़र्क है, बट हम एक ऑर्डर में सेट कर सकते हैं कि हाँ ये एक ऑर्डर है। जैसे जो ऑर्डर्स होती है रनर्स की, रैंक ऑर्डर होती है रनर्स की, कि जो रनर्स होते हैं वो किस उनकी क्या क्या रैंक है उसमें हम डिफाइन कर दें, या इसको हम और मोर स्पेसिफिकली समझना चाहें तो जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं एक टॉपिक यूटिलिटी का, तो मान लीजिए जैसे हम 5 सेब खा रहे हैं, तो जो यूटिलिटी मेज़रमेंट होती है एक सेब से सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी बेसिकली बोलते हैं सेटिस्फैक्शन पावर को, किसी चीज़ की जो सेटिस्फैक्शन पावर होती है उसको यूटिलिटी बोलते हैं। तो अब एक सेब खाने से हमको कितनी यूटिलिटी मिली, दूसरे सेब खाने से कितनी यूटिलिटी मिली, तीसरे सेब खाने से कितनी यूटिलिटी मिली, चौथा सेब खाने से कितनी यूटिलिटी मिली। तो अब हम ये अब हम एक अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, एक एक रैंक तो बना सकते हैं, एक रैंकिंग तो दे सकते हैं, एक प्रेफरेंस एक ऑर्डर में तो सेट करते हैं कि हाँ मान लीजिए हमको पहला सेब खाने से ज़्यादा यूटिलिटी मिली, दूसरा सेब खाने से कम यूटिलिटी मिली, तीसरा सेब खाने से उससे भी कम यूटिलिटी मिली, और चौथा सेब खाने से उससे भी कम यूटिलिटी मिली। तो हम एक ऑर्डर सेट करते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि कितनी यूटिलिटी मिली, कितना किलो यूटिलिटी मिली, हम ये नहीं कह सकते हैं। तो जो हमारी ऑर्डिनल रैंकिंग होती है, हम सिर्फ इसमें प्रेफरेंसेस को सेट करते हैं, एक रैंकिंग बना देते हैं, और क्या डिफरेंस होता है हर एक रैंकिंग में उस डिफरेंस को हम मेजर नहीं कर सकते हैं कि उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। जैसे एक सेब खाया, दो सेब खाया, दोनों के बीच में जो डिफरेंस था दोनों की यूटिलिटीज़ में, अगर हम उसको नापना चाहें तो हम उसमें नाप नहीं सकते हैं। जो हमारी थर्ड एक तरह से स्केल है इंटरवल स्केल, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें तो हम ऑर्डर सेट करते ही करते हैं, इसके अलावा ऑर्डर सेट करने के अलावा हम इसमें डिफरेंसेस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि जो दो ऑर्डर्स हैं, उन और जो दो रैंकिंग हमने बनाई है या जो दो ऑर्डर्स बनाए हैं उनके बीच क्या डिफरेंस है, जबकि हम ऑर्डिनल स्केल में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इंटरवल स्केल में एक एंडिंग पॉइंट होता है और एक इनिशियल पॉइंट भी होता है। जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है टेम्परेचर का, कि ये 200 फ़ारेनहाइट का है, ये 300 फ़ारेनहाइट का है, ये 600 फ़ारेनहाइट का है। तो इन तीनों को हम एक तो रैंकिंग में भी अरेंज कर सकते हैं, एक ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, और इन तीनों के बीच का क्या डिफरेंस है इसको भी हम बता सकते हैं। जैसे कि 200 और 600 में कितना डिफरेंस है, तो हम बता सकते हैं कि 400 फ़ारेनहाइट का डिफरेंस है। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ इंटरवल रैंकिंग होती है इसमें एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, जिसको हम जिसकी जिसकी हेल्प से हम डिफरेंस बता सकते हैं कि दो रैंकिंग के बीच या दो ऑर्डर्स के बीच क्या डिफरेंस है। तो इसको हमको याद रखने की ज़रूरत है। इंटरवल जो भी हमारी इंटरवल स्केल होती है इसमें हम डिफरेंसेस को देख सकते हैं, जो भी हमने ऑर्डर बनाया है उसमें क्या डिफरेंस है। और एक आता है जो सबसे एडवांस लेवल रहता है, रेशियो स्केल होती है, स्केल या स्केल ऑफ रेशियो इसको कहा जाता है। ये एक एक्सटेंशन होता है तीनों ही स्केल्स का, वो चाहे इंटरवल की बात करें या ऑर्डिनल की। सबसे सबसे नीचे सबसे पहले आती है नॉमिनल, देन उससे ज़्यादा एडवांस, सबसे कम एडवांस कह सकते हैं कि नॉमिनल स्केल होती है, उससे कम एडवांस ऑर्डिनल स्केल, देन उससे कम सॉरी सॉरी सबसे जो कम एडवांस होती है वो नॉमिनल स्केल होती है, और फिर उससे ज़्यादा एडवांस होती है वो ऑर्डिनल स्केल होती है, और ऑर्डिनल स्केल से भी ज़्यादा एडवांस इंटरवल स्केल रहती है, और इंटरवल स्केल से भी ज़्यादा एडवांस हमारी रेशियो वाली स्केल रहती है। तो जो रेशियो स्केल रहती है ये इंटरवल स्केल को एक तरह से आगे बढ़ाती है,
और हम इसमें ज़ीरो को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसमें हम क्वांटिफाई कर देते हैं चीज़ों को। जैसे कि जो हमारी इंटरवल स्केल है, हम सिर्फ इसमें हम एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो हमारी जो रेशियो स्केल रहती है, हम इसमें एडिशन भी कर सकते हैं चीज़ों का, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीज़न भी कर सकते हैं, और जितनी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं हम उनका सारे का सारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी इंटरवल स्केल होती है, हम इसमें सिर्फ एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, वैल्यूज़ को घटा सकते हैं या घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। और लेकिन जो हमारी रेशियो स्केल रहती है, इसमें जितनी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती हैं हम उनका यूज़ कर सकते हैं, वो चाहे एडिशन की बात हो, चाहे सब्ट्रैक्शन की बात हो, या मल्टीप्लिकेशन की बात हो, या डिवीज़न की बात हो। तो इस तरह से जो चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्केल्स हैं मेजरमेंट की, वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए, वो नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है और रेशियो स्केल है। अगर हम एटीट्यूडिनल स्केल्स की बात करें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि एटीट्यूडिनल स्केल्स क्या होती हैं। तो ये बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ की जाती हैं, और अलग अलग जो 3 तरह की एटीट्यूडिनल स्केल होती हैं, और बहुत इजी है, बहुत आसान है। एक बार आप इसको समझ लें खाली, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने में आसानी होगी। तो एक जो सबसे पहली स्केल रहती है एटीट्यूडिनल स्केल में, वो लिंकर्ट स्केल होती है, लिंकर्ट स्केल होती है। और इसको हम कई बार समेटेड रेटिंग स्केल भी बोलते हैं, जो लिंकर्ट स्केल रहती है। और ये सब क्वालिटेटिव इन नेचर रहती हैं, हम इनको मतलब कई बार क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारी जो लिंकर्ट स्केल रहती है, वो समेटेड स्केल होती है। तो जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, मान लीजिए कि कोई टीचर है, तो उससे रिलेटेड जितने भी उसमें स्टेटमेंट होंगे, उससे रिलेटेड या जो भी क्वालिटीज़ होंगी, सबको हम इक्वल एटीट्यूडनल वैल्यू देते हैं, या इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं, या इक्वल वेट देते हैं। तो एक एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिया गया है टीचर की क्वालिटी का, या एक क्वालिटी ऑफ टीचर को जब हम मेज़र करते हैं, तो उसकी कई सारी डायमेंशंस होती हैं। जैसे कोई टीचर है, वो उसका नॉलेज बेस कैसा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, वो प्रेजेंटेशन कैसे करता है, कंटेंट्स का, या जो मटेरियल्स है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे करता है, या वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व कर देता है, या कितना माहिर है वो स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ये कुछ डायमेंशंस हैं। तो इसी वजह से लिंकर्ट स्केल में कहा जाता है कि जितनी भी डायमेंशंस या जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए, या किसी चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए, तो जितने भी उसमें से रिलेटेड स्टेटमेंट्स होंगे या जितने भी आइटम्स होंगे, सबको हम इसमें बराबर वेट देते हैं, बराबर वैल्यू देंगे, बराबर इंपॉर्टेंस देंगे। तो अब जैसे कोई टीचर है, उसकी नॉलेज कितनी है, मान लीजिए हमने कहा 5 नंबर का एक वेट सेट कर दिया, वेटेज दे दिया 5 नंबर का, कि उसकी नॉलेज के लिए 5 नंबर, उसकी कम्युनिकेशन स्किल के लिए 5 नंबर, उसके प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट के लिए 5 नंबर, उसके मटेरियल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5 नंबर, वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व कर देता है उसके लिए भी 5 नंबर। तो जितनी भी डायमेंशंस हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, इसमें हम लिंकर्ट स्केल में बराबर वेटेज देते हैं, और देन हम उसका मेजरमेंट करते हैं उस वेटेज के अकॉर्डिंग। लेकिन एक जो दूसरी स्केल रहती है, वो बिल्कुल इसके उलट होती है लिंकर्ट स्केल के, इसको हम थर्स्टोन स्केल भी कहते हैं। इसमें जो सारे स्टेटमेंट्स रहते हैं या जितने भी आइटम्स रहते हैं, और तो हम जितनी भी एटीट्यूडनल वैल्यूज़ होती हैं, हम उनको इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं या इक्वल वेट नहीं देते हैं। तो इसमें डिफरेंट एटीट्यूडनल वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेट्स हम देते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सेम एग्जांपल लिया है कि अगर हम किसी टीचर की क्वालिटी को का मेज़रमेंट करें, तो उसकी जो अलग अलग डायमेंशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने बताया कि उसकी नॉलेज कैसी है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है कंटेंट को लेकर के, या वो ऑर्गेनाइज कैसे करता है मटेरियल को, या वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व कर देता है। तो ये जितनी भी डायमेंशंस हैं, सबको अलग अलग वेट यहाँ पे दिया है। जैसे नॉलेज बेस के लिए 5 नंबर, कम्युनिकेशन स्किल के लिए 4 नंबर, कंटेंट प्रेजेंटेशन के लिए 3 नंबर, मटेरियल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए 4 नंबर, और किसी स्टूडेंट की वो प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व कर देता है उसके लिए 5 नंबर। तो ये अलग अलग नंबर सब हर इंसान अपने एटीट्यूड के मुताबिक अलग अलग नंबर डिसाइड कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लेक्चर जब इसकी पीपीटी बना रहा था, तो मैंने अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग 5-5 नंबर दे दिया है, 4 नंबर दे दिया है, 3 नंबर दे दिया।
तो इसी वजह से इसको बोलते हैं एटीट्यूडिनल स्केल, यानी कि हर इंसान जब इस स्केल का यूज़ करता है तो वो अलग अलग वैल्यूज़ अपने अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू सेट करता है। लेकिन जो लिंकर्ट स्केल रहती है, एटीट्यूडिनल स्केल के जो दो टाइप्स हैं, लिंकर्ट स्केल और थर्स्टोन स्केल, जितनी भी कोई भी वैल्यू अगर सेट करेगा तो लिंकर्ट स्केल में सारे ही स्टेटमेंट, सारे ही आइटम्स को वो इक्वल इम्पोर्टेंस देगा, इक्वल वेट देगा, जबकि थर्स्टोन स्केल में वो इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देगा, वो अलग अलग इम्पोर्टेंस देगा। एक और तीसरी जो एटीट्यूडनल स्केल रहती है, गटमैन स्केल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और ये बेसिकली रेशियो स्केल पे बेस्ड होती है और बहुत मुश्किल होता है इसको डेवलप करना। तो बस इतना जान लें आप। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो लिंकर्ट स्केल और थर्स्टोन स्केल। लिंकर्ट स्केल में हम आइटम्स को या स्टेटमेंट्स को अलग अलग वेट देते, सॉरी सेम वेट देते हैं, और थर्स्टोन स्केल में अलग अलग वेट देते हैं जितने भी आइटम्स रहते हैं। तो गाइज आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप बने रहें आप हमारे साथ लर्न इको मैजिक के साथ। और हम आपको बता दें कि जो हमारी नई वीडियो होगी या जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे और जो दूसरे स्टेप्स रह गए हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स रह गए हैं। जैसे कि इसमें हमने सिर्फ आज फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड बात की है, और रिसर्च प्रॉब्लम्स में जो भी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमने वेरिएबल्स की बात की और वेरिएबल्स को मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इनकी बात की। तो हम अब आने वाले लेक्चर्स में रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, डाटा को कैसे डेवलप करते हैं, उसकी क्या टेक्निक्स रहती है, सैम्पल्स को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, या रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग कैसी होती है उसकी, और रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अगेन। और लर्न इको मैजिक का जो चैनल है हमारा, उसको आप लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और इसके अलावा अगर आपने हमारा टेलीग्राम का चैनल और इंस्टा का अकाउंट फॉलो ना किया हो और टेलीग्राम को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस लेक्चर के तुरंत बाद हम वहाँ पर क्विजेज अपलोड करेंगे और आप वहाँ पर क्विजेज प्ले कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।